नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे एमएसपी को डब्ल्यूटीओ की चुनौती, अप्सपा पर प्रमुख वाद विवाद, जलवायु परिवर्तन और यूएनएससी, उइगरों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर अमेरिका द्वारा चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध तथा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक राउंड अप रिपोर्ट पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से एमएसपी को डब्ल्यूटीओ की चुनौती के संदर्भ में। हाल ही में सरकार के द्वारा प्रमुख कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसानों के द्वारा उन्हें अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रदान किए जाने के संदर्भ में मांग की गई है और इसको लेकर देशव्यापी बहस को छेड़ दिया गया है। हालांकि एमएसपी के संदर्भ में कुछ लोगों का मानना है कि यदि सरकार एमएसपी के तहत सभी 23 फसलों की खरीद करेगी तो यह राजकोषीय रूप से संभव नहीं होगा और साथ ही साथ यदि इसे एक साथ खरीदा जाएगा तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना भी एक दुःस्वप्न के समान हो सकता है। हालांकि इस बहस का एक पहलू और भी है जिस पर वर्तमान में बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया है और वह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों से संबंधित है, जिसमें इस बात पर विचार किया जाना बाकी है कि क्या भारत विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में निहित अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का उल्लंघन किए बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी प्रदान कर सकता है अथवा नहीं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और इस विचार के तहत हम सबसे पहले कृषि पर समझौते की बात करेंगे। साथ ही साथ इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्व किस प्रकार का है, इसके प्रावधान को समझने का प्रयास करेंगे और इसके संदर्भ में भारत के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम कृषि पर समझौता यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि यह डब्ल्यूटीओ के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाजार पहुंच और वैश्विक बाजारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है। मुख्य रूप से यह कृषि उत्पादों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं को दूर करने की बात करता है और यदि हमें कृषि उत्पादों के संदर्भ में व्यापार को विकृत करने वाली बाधाओं को दूर करना है तो इसके तहत एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी कृषि पर समझौता के केंद्रीय उद्देश्यों में यह भी निहित किया गया है कि व्यापार को विकृत करने वाले घरेलू समर्थन यानी सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में एक निश्चित सीमा तक कटौती की जाए जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश अपनी घरेलू कृषि को प्रदान करते हैं। इस संबंध में आपको ध्यान रखना है कि घरेलू सब्सिडी को कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिसे ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स के रूप में जाना जाता है। ग्रीन बॉक्स में ऐसी सब्सिडी अथवा सहायता को शामिल किया जाता है जो उत्पादन से अलग हैं और किसानों को आय सहायता प्रदान करती हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लू बॉक्स में कुछ शर्तों के अधीन उत्पादन सीमित करने वाले कार्यक्रमों के तहत सीधे भुगतान किया जाता है। सरल शब्दों में आपको इस बात को समझना है कि ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के तहत जो किसानों को सहायता दी जाती है उसको किसी भी प्रकार से व्यापार को विकृत करने वाला नहीं माना गया है और इसी के चलते इन श्रेणियों के तहत देश असीमित सब्सिडी यानी सहायता प्रदान कर सकते हैं। हालांकि आपको यह समझना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के रूप में जो प्रदान किया जाता मूल्य है वह समर्थन व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस रूप में यह एम्बर बॉक्स सब्सिडी के तहत आता है जिसको निश्चित रूप में कम किए जाने की बात कही गई है।
आपको यह भी समझना है कि एम्बर बॉक्स के समर्थन को मापने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को समर्थन के समग्र मापन यानी एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट एएमएस की गणना करने की आवश्यकता होती है और यह एएमएस उत्पाद विशिष्ट समर्थन जो किसी विशेष फसल के लिए मूल्य समर्थन होता है और गैर उत्पाद विशिष्ट समर्थन जो उर्वरक सब्सिडी आदि हो सकता है उसके कुल योग को दर्शाता है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अनुच्छेद 6.4 बी के तहत भारत जैसे विकासशील देशों को उत्पाद और गैर उत्पाद घरेलू सब्सिडी का न्यूनतम स्तर प्रदान करने की अनुमति है, जिसके तहत इसका स्तर 10% निहित किया गया है। इसको मूल रूप से कृषि उत्पादन के कुल मूल्य आदि के संदर्भ में गणित किया जाता है, यानी कोई भी देश 10% से अधिक सीमा में यह सब्सिडी प्रदान नहीं कर सकता है और यदि किसी देश के द्वारा इस न्यूनतम सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो इस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार विकृत सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसके संदर्भ में देशों पर कार्यवाही के लिए भी कार्य किया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह जो 10% की सीमा है इसके लिए भी एक निश्चित फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस रखा गया है, जिसके लिए आधार वर्ष 1986 से 88 को चुना गया है। यानी आधार वर्ष 1986 से 88 पर आधारित एक औसत मूल्य निकाला गया है और इसी के आधार पर देशों के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के न्यूनतम मानक को निर्धारित किया जाता है। हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि यद्यपि इस प्रकार के फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस को संशोधित नहीं किया गया है, इसके चलते यदि हम इसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को जोड़ लेते हैं तो देशों के द्वारा दिया जाने वाला समर्थन काफी ज्यादा हो जाता है, जो आगे चलकर इस न्यूनतम सीमा के परे भी जा सकता है। जैसे कि सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज के अनुसार 1986 से 88 में चावल के लिए भारत का फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस $262 प्रति टन के आसपास था और न्यूनतम समर्थन मूल्य इससे कम था। हालांकि 2015-16 में चावल के लिए यह $323 प्रति टन था, जो 1986 से 88 के मूल्य से काफी अधिक देखा जा सकता है। इस प्रकार से जब इस तरीके के समर्थन मूल्य की गणना की जाती है तो अनेक बार यह संभावना बन जाती है कि न्यूनतम सीमा पार हो जाए और इससे काफी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सभी 23 उत्पादों को खरीदा जाएगा और इसके तहत विधिक गारंटी प्रदान की जाएगी तो निश्चित ही इस न्यूनतम सीमा का उल्लंघन हो सकता है, जिसे विश्व व्यापार संगठन में कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। हाल के समय में इस प्रकार का विवाद देखा भी गया है, जिसमें भारत द्वारा गन्ने पर दिए जाने वाले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के संदर्भ में मामला डब्ल्यूटीओ पहुंचा है और विश्व व्यापार संगठन के एक पैनल ने इस मामले में फैसला भी दिया है कि किस प्रकार भारत ने गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा भुगतान की गई गारंटीकृत कीमतों की पेशकश करके गन्ने के मामले में न्यूनतम सीमा का उल्लंघन किया है। इस प्रकार से भारत के समक्ष जो कृषि समझौता है वह एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके संदर्भ में भारत को अपना पक्ष रखने की आवश्यकता है और कोशिश इस प्रकार से की जाने की आवश्यकता है कि इसको संशोधित किए जाने के लिए प्रयासों को किया जा सके। भारत द्वारा इसके संदर्भ में कई बार ये मांग की भी गई है, लेकिन अब तक अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि स्थायी समाधान जब तक नहीं होता है, इससे पहले देश एक शांति खंड यानी पीस क्लॉज पर सहमत हुए हैं। यह शांति खंड यानी पीस क्लॉज खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए मूल्य समर्थन आधारित खरीद के खिलाफ कानूनी चुनौतियों को लाने से मना करता है, भले ही यह घरेलू समर्थन की सीमा का उल्लंघन करता हो। इसका मतलब यह हुआ कि यदि भारत खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए किसी प्रकार की सब्सिडी को देता है और वह न्यूनतम सब्सिडी मानकों का उल्लंघन भी करता है तो भारत पर इसके खिलाफ मामला नहीं किया जाएगा जब तक अंतिम समाधान नहीं हो जाता है।
मुख्य रूप से भारत के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत जिस प्रकार से खाद्यान्न सब्सिडी दी जा रही है, वह कई बार इस न्यूनतम सब्सिडी की सीमा के पार चली गई है, जिसके चलते भारत लगातार इस प्रकार के शांति खंड का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत एमएसपी के संदर्भ में भी इस प्रकार के पीस क्लॉज को इस्तेमाल करेगा तो वह इसे पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि यह पीस क्लॉज केवल उन कार्यक्रमों के लिए लागू होता है जो निर्णय की तारीख तक मौजूद थे और दूसरी प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे बनाया गया है। इस प्रकार से एमएसपी को लेकर शांति खंड का इस्तेमाल भारत के लिए कई चुनौतियों से भरा है, जिसके निवारण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इस रूप में कहा जा सकता है कि भारत को अपने कृषि सहायता कार्यक्रमों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके तहत कुछ विकल्पों को भी सुझाया गया है, जिसके तहत भारत एमएसपी के रूप में मूल्य आधारित समर्थन से आय आधारित समर्थन की ओर बढ़ सकता है, जो कृषि समझौते के तहत व्यापार विकृत नहीं होगा। इसके साथ ही सरकार चाहे तो मूल्य आधारित समर्थन के साथ आय आधारित समर्थन नीति को भी पूरक रूप में प्रदान कर सकती है। हालांकि यह दोनों ही विकल्प विशेष रूप से किसान और सरकार के बीच जिस प्रकार की उच्च स्तर की गलतफहमी देखी जा रही है, उसको देखते हुए इसे लागू करना एक कठिन कार्य हो सकता है। निश्चित ही सरकार को किसानों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य से परे जाकर अन्य प्रकार के प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों को करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न केवल हमें अनुकूल वातावरण बनाना होगा, साथ ही साथ हमें वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य को यदि विधिक गारंटी दी जाती है तो निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पर प्रमुख वाद विवादों की। हाल ही में नागालैंड के मोन जिले में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या ने 1958 के सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की प्रभावशीलता पर फिर से प्रकाश डाल दिया है और प्रमुख वाद विवाद इस पर किया जा रहा है कि क्या इस अधिनियम ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के शांतिपूर्ण एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है अथवा नहीं। यदि हम आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम सशस्त्र बलों को किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी अशांत क्षेत्र में कानून या व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, उचित चेतावनी देने के बाद उस पर गोली चलाने का अधिकार देता है। साथ ही साथ यह वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति भी देता है जिसने संज्ञेय अपराध किया हो या जिस पर यह संदेह है कि इसने संज्ञेय अपराध किया है या फिर करने वाला है। इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए किसी भी कार्य के संदर्भ में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अलावा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अधिनियम के तहत एक राज्य के राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या फिर केंद्र सरकार एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूरे हिस्से या किसी एक हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और वर्तमान में 1958 का यह अधिनियम नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी बना हुआ है। हालांकि लगातार इसके संदर्भ में बहुत सारे मुद्दे देखे जा रहे हैं। जिस प्रकार से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट का संचालन किया जा रहा है वह काफी लंबे समय से नफरत के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है और 2004 में स्थापित जीवन रेड्डी समिति ने भी इसे नफरत, उत्पीड़न और अत्याचार का एक उपकरण मानते हुए इसकी आलोचना की थी।
इसके अलावा यह सशस्त्र बलों को चूंकि अप्रतिबंधित अधिकार प्रदान करता है और कानून के तहत किए गए अपने कृत्यों के लिए सुरक्षा अधिकारियों की दंड से मुक्ति के चलते इसे एक कठोर अधिनियम भी करार दिया गया है। समय समय पर इसको लेकर मानवाधिकार संबंधी मुद्दे भी देखे गए हैं जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कुछ और भी तर्कों को दिया गया है, जैसे कि मणिपुर में 1528 कथित न्यायोत्तर हत्याओं में से 6 की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त संतोष हेगड़े समिति ने 2013 में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि किस प्रकार से मणिपुर में दशकों से अप्सपा के निरंतर उपयोग का स्पष्ट रूप से बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और यह अधिनियम विद्रोहियों को रोकने में भी सफल नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी मणिपुर में 32 सक्रिय उग्रवादी संगठन हैं और नागालैंड में शांति वार्ता के होने के बावजूद कई उग्रवादी संगठनों के द्वारा हिंसा की जा रही है। अनेक बार आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की एक औपनिवेशिक कानून होने के आधार पर भी आलोचना की जाती है, क्योंकि इसके दुरुपयोग की संभावनाएं जताई जाती रही हैं और यह इस बात को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से अपने ही लोगों के खिलाफ सेना का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इस प्रकार के व्यापक आलोचनाओं के बावजूद हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वस्तुतः एक अशांत क्षेत्र का असाधारण कानून है और इसे इसी ही रूप में लिए जाने की आवश्यकता है। इसके पक्ष में कई बार यह तर्क दिया गया है कि देश के कई हिस्सों में जो वर्तमान में स्थिति का सामान्यीकरण देखा जा रहा है, चाहे वह मिजोरम में हो, त्रिपुरा में हो या जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हो, वह सशस्त्र बलों के द्वारा ही संभव बनाया गया है और इसमें इस रूप में इसे देखा जा सकता है कि यदि त्रिपुरा से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाया गया है तो यह भी इसी बात का प्रमाण है कि सेना में शांति हासिल करने की क्षमता अवश्य है, किंतु हमें इस बात को समझना होगा कि अंतिम समाधान केवल और केवल सैन्य प्रकृति का ही नहीं हो सकता है, अपितु अंतिम समाधान तो राजनीतिक और आर्थिक ताकतों से ही हासिल किया जा सकता है। हमें समझना होगा कि सेना ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में कई बार स्थितियों को सामान्य किया है, लेकिन राज्य सरकारें और कुछ हद तक केंद्र सरकार राजनीतिक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाई है, जिसे आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कई विद्वानों का यह भी कहना है कि हमें शायद अप्सपा पर जनमत संग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य सरकारें और केंद्र इसमें कई बार स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि 1958 में जब इस कानून को लागू किया गया था तो हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्था में थे और इसलिए एक छोटी अवधि के लिए सेना को कानून और व्यवस्था लाने के लिए लगाया गया था, लेकिन यह अधिनियम हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर राज्य सरकार आदि को सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वास्तव में उन्हें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की आवश्यकता है अथवा नहीं। साथ ही साथ उन्हें यह भी देखने की आवश्यकता है कि क्या उनके पुलिस बल स्थिति को संभालने में सक्षम है अथवा नहीं, और यदि उन्हें सेना आदि की आवश्यकता महसूस नहीं होती है तो उन्हें इन बलों की वापसी के लिए कहने की आवश्यकता है। इसके लिए यह बेहद आवश्यक है कि राज्य पुलिस बलों को स्थिति को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में सक्षम बनाया जाना चाहिए और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को किए जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघन आदि के संदर्भ में और मानवीय बनाए जाने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था और इसकी उपयोगिता भी इसी रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। हालांकि समय समय पर जो इसके संदर्भ में आलोचनाएं उठती रही हैं, उसके लिए सशस्त्र बलों को जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है और इस बात को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है कि मानवाधिकारों का और अधिक उल्लंघन ना हो और अशांत क्षेत्रों में उग्रवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देते हुए और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में
पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर। हमारे द्वारा 15 दिसंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित परिचर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में भारत के द्वारा सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जलवायु को सुरक्षा से जोड़ने वाले एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया गया और यह कहा गया कि यह जलवायु वार्ता को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से सुरक्षा परिषद में स्थानांतरित करने का एक प्रयास है और यह एक सामूहिक कार्यवाही पर एक कदम पीछे हटने के समान देखा जा सकता है। भारत का यह जो नकारात्मक वोट देखा जा रहा है वह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जनादेश को उन क्षेत्रों में विस्तारित करने के अपने लंबे समय से विरोध करने का प्रतिबिंब है जो पहले से ही अन्य बहुराष्ट्रीय मंचों द्वारा निपटाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर भारत की स्थिति यह रही है कि उसका मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे इसके दायरे से बाहर हैं। लेकिन प्रस्ताव के समर्थकों का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया में सुरक्षा के जोखिम पैदा कर रहा है जो भविष्य में पानी की कमी, प्रवास और आजीविका के विनाश के साथ और बढ़ सकता है। हमें याद रखना होगा कि पिछले साल जर्मनी के द्वारा भी इसी प्रकार का एक मसौदा जारी किया गया था, किंतु उसे सुरक्षा परिषद में मतदान के लिए नहीं रखा जा सका क्योंकि ट्रंप प्रशासन के द्वारा इसका विरोध किया गया था। हालांकि अब अमेरिका बिडेन प्रशासन के समर्थन से इसको फिर से एजेंडे में शामिल करने पर विचार कर रहा है और इस प्रकार से विकसित दुनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में जलवायु सुरक्षा को शामिल करने पर जोर दे रही है। हालांकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यवाही करने के संदर्भ में जो तात्कालिकता की जा रही है उसकी सराहना की जाती है, किंतु जलवायु एजेंडे को सुरक्षा परिषद में लाने के कई अनपेक्षित परिणाम देखे जा सकते हैं। इस मुद्दे को यूएनएससी के तहत लाने से दुनिया के औद्योगिक देश जो वीटो पावर रखते हैं जलवायु संबंधी सुरक्षा मुद्दों पर भविष्य की कार्यवाही के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए और अधिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत चर्चा की जाती है जो एक विशेष एजेंसी है और इसमें 190 से अधिक देशों को शामिल किया गया है। इसी प्रक्रिया के चलते 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया, 2015 में पेरिस समझौता किया गया और हाल ही में ग्लासगो का COP26 शिखर सम्मेलन भी इसी के तत्वाधान में किया गया था। इसके द्वारा ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी स्थापित किया गया है। हम इसकी आलोचना के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि इसके सम्मेलनों में जो निर्णय लिए जाते हैं वह धीमे लिए जाते हैं और साथ ही साथ इसके संदर्भ में कोई व्यापक कार्यवाही भी नहीं की गई है। लेकिन यदि इन्हीं आरोपों के आधार पर हम संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से निर्णय को लेकर सुरक्षा परिषद को दे देंगे तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निर्णय लेने को आउटसोर्स करना सही नहीं माना जा सकता है। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि जलवायु परिवर्तन को सुरक्षा के चश्मे से देखना गलत है, क्योंकि हर देश को हरित अर्थव्यवस्था में बदलने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें भारत के इस तर्क को भी याद रखना होगा कि विकसित देश ही सबसे बड़े प्रदूषक हैं और उन्होंने जलवायु कार्यवाही के संदर्भ में जो वादे किए हैं वो अब तक उनके द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। इस संदर्भ में कम से कम यह होना चाहिए कि अल्प विकसित और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और इसके संदर्भ में जो भी किए गए वादे हैं उनको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। यह एक सामूहिक प्रक्रिया होना चाहिए और इसके संदर्भ में सबसे अच्छा तरीका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज ही है, जहां पर किए गए सारे निर्णय सहमति से लिए जाते हैं।
हालांकि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को यह सुनिश्चित करना होगा कि शक्तिशाली देशों द्वारा पूर्व में किए गए वादों को पूरा किया जाए, और साथ ही साथ वह यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि यदि जलवायु संबंधी सुरक्षा मुद्दे देखे जाते हैं तो उसे भी शामिल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं उइगरों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर अमेरिका के द्वारा चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध की। हाल ही में अमेरिकी बिडेन प्रशासन ने यह घोषणा की है कि वह कई चीनी बायोटेक और निगरानी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं पर शिंगजियांग प्रांत में कार्यवाही के संदर्भ में नए प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका द्वारा यह लगातार दावा किया गया है कि किस प्रकार से बीजिंग के द्वारा शिंगजियांग प्रांत में एक उच्च निगरानी तंत्र को स्थापित किया गया है जो बायोमेट्रिक चेहरे की पहचान का उपयोग करती है, और वहां पर सभी निवासियों के डीएनए नमूने भी एकत्र किए गए हैं जो उइगरों को दबाने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास की ओर इशारा करता है। यदि हम उइगर मुसलमानों के बारे में बात करें तो मूल रूप से यह मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह है जिनकी चीन में सबसे ज्यादा आबादी चीन के शिंगजियांग प्रांत में देखी जाती है। शिंगजियांग तकनीकी रूप से एक स्वायत्त क्षेत्र है जो खनिजों से समृद्ध है और रूस और अफगानिस्तान सहित 8 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पिछले कुछ दशकों में यह देखा गया है कि जब से शिंगजियांग प्रांत में आर्थिक समृद्धि आई है, इसने बड़ी संख्या में बहुसंख्यक हान चीनी समुदाय को अपने यहाँ आकर्षित किया है, जिनके द्वारा बेहतर नौकरियों पर कब्जा किया गया है और उइगरों को अपनी आजीविका और पहचान को खतरे में महसूस करते हुए छोड़ दिया गया है। इसके चलते कई बार यहाँ हिंसा की घटनाएं भी देखी जाती हैं, जैसे कि 2009 में इस क्षेत्र की राजधानी उरुमकी में एक दंगा देखा गया जिसमें 200 लोग मारे गए। उसमें अधिकांश हान चीनी ही थे। दशकों से उइगर मुसलमान आतंकवाद और अलगाववाद के चीनी सरकार द्वारा झूठे आरोपों के तहत उत्पीड़न, हिरासत, गहन जांच, निगरानी और यहां तक कि गुलामी सहित दुर्व्यवहार से पीड़ित देखे जा रहे हैं। हालांकि चीन के द्वारा जो इसके संदर्भ में शिविरों को स्थापित किया गया है वह उनको शैक्षणिक केंद्र होने का दावा करता है, जहां पर उइगरों के चरमपंथी विचारों को दूर किया जाता है और उन्हें व्यावसायिक कौशल सिखाने का दावा किया जाता है। चीन का दावा है कि उइगर समुदाय एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता है और उसको पाकिस्तान जैसी जगहों से भी अलगाववादी समर्थन हासिल हो सकता है। इस प्रकार से उइगरों पर चीन के द्वारा लगातार नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है, जिसकी अनेक बार मानवाधिकार उल्लंघन के आधार पर आलोचना की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक राउंड अप सर्वेक्षण की। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वार्षिक राउंड अप के अनुसार रिकॉर्ड संख्या में पत्रकारों को बंधक बनाया गया है और बड़ी संख्या में पत्रकारों की हत्या भी इस साल देखी गई है। इस साल रिकॉर्ड संख्या में लगभग 488 पत्रकार दुनिया भर में हिरासत में हैं। इसमें 60 महिलाएं शामिल हैं और 65 को बंधक भी बनाया गया है। हालांकि इसमें एक सकारात्मक तथ्य यह है कि 2021 में मारे गए पत्रकारों की संख्या जो कि 46 है, वह 20 सालों में सबसे कम देखी जा सकती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा 1995 से इस प्रकार के वार्षिक राउंड अप को प्रकाशित करना शुरू किया गया है और उसका ये कहना है कि जब से उसने इस प्रकार का प्रकाशन शुरू किया है तब से अब तक हिरासत में लिए गए पत्रकारों की संख्या इतनी अधिक रूप में कभी भी नहीं देखी गई है। संस्था के अनुसार चीन में सबसे ज्यादा 127 पत्रकार जेलों में बंद हैं और सबसे खतरनाक देशों के रूप में मैक्सिको, अफगानिस्तान, यमन और भारत जैसे देशों का स्थान है। संस्था के अनुसार पिछले एक साल में हिरासत में लिए गए पत्रकारों की संख्या में लगभग 20% की वृद्धि देखी गई है और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में महिला पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया है, जो एक नवीन प्रकार के ट्रेंड को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 46 हत्याओं में से अधिकांश हत्याएं जानबूझकर निशाना बनाकर की गई हैं, जो काफी चिंता का विषय कहा जा सकता है।
यदि हम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करें तो यह फ्रांसीसी भाषा में रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स के नाम से जानी जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना है। यह अपने उद्देश्य का वर्णन इस विश्वास पर आधारित करता है कि सभी को समाचार और सूचना तक पहुंच की आवश्यकता है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुरूप भी कहा जा सकता है। इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोप की परिषद आदि में सलाहकार का दर्जा भी प्राप्त है, जो इसे बेहद महत्वपूर्ण संस्था बना देता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के समक्ष विश्व व्यापार संगठन की एक और चुनौती है जिसे पार करने की आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को विधिक समर्थन दिए जाने के वाद विवाद की पृष्ठभूमि में स्पष्ट करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 की अक्सर सशस्त्र बलों को दी जाने वाली बेलगाम शक्ति के लिए कठोर अधिनियम के रूप में आलोचना की जाती है। आपकी राय में क्या कानून को निरस्त कर दिया जाना चाहिए? टिप्पणी करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप न्यूनतम समर्थन मूल्य का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को विधिक समर्थन दिए जाने के वाद विवाद को स्पष्ट करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के समक्ष विश्व व्यापार संगठन की चुनौती की व्याख्या करेंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 का सामान्य परिचय देंगे। इसके मुख्य भाग में आप आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट द्वारा सशस्त्र बलों को दी गई विशेष शक्तियों की व्याख्या करेंगे। हाल में विशेष शक्तियों के दुरुपयोग के कुछ उदाहरण देंगे और दुरुपयोग की पृष्ठभूमि में इसको निरस्त किए जाने के संदर्भ में पक्ष और विपक्ष के तर्कों को देंगे और अपेक्षित रूप से अपने सुझावों को भी प्रस्तुत करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।